ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। एक पतली पगडंडी से होकर 2 यात्री मोहन और बिंदिया घबराते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अरे जल्दी जल्दी चलो बिंदिया, जल्दी जल्दी चलो, हमें जल्दी से राज्य पहुंचना होगा। तुम्हें पता है रास्ते में जो खंडहर पड़ता है ना, सुना है कि उस खंडहर के अंदर एक राक्षस रहता है। मैंने आपसे कहा था कि दिन में निकलते हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। दोनों चलते चलते एक पुराने खंडहर के पास पहुंच गए। चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे, जैसे किसी भयावह साए की तरह। अचानक हवा तेज हो गई थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही हो। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ बिंदिया, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो 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 चलो। तभी अचानक खंडहर के अंधेरे में 2 चमकती लाल आंखें प्रकट हो गईं। किसी के भारी सांस लेने की आवाज गूंज उठी। मोहन और बिंदिया भय से जड़ हो गए। खंडहर की छाया में एक विशाल भयानक राक्षस प्रकट हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, शरीर काला और विकृत था और उसके लंबे पंजे नुकीले थे। उसने एक भयंकर अट्टहास किया। ये क्या है? नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं। राक्षस की भयानक हंसी गूंज उठी और एक झटके में अंधेरे में बिंदिया की चीख डूब गई। खंडहर फिर से सन्नाटे में डूब गया था। बस हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट बची रह गई थी। खंडहर के अंदर कहीं से हल्की लाल रोशनी चमकने लगी और राक्षस गायब हो गया। राजा भैरव अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। राजमहल की भव्यता के बीच दरबार में सन्नाटा पसरा था। राजा ने मंत्री सूरज सिंह की ओर देखा और आदेश दिया। सूरज सिंह, जाओ, जाकर मेरे पुत्र राजकुमार भैरव सिंह और राजकुमार प्रीतम सिंह को दरबार में बुलाओ। जाओ। मंत्री सूरज सिंह तुरंत आदेश का पालन करने के लिए दरबार से निकल गया। कुछ देर बाद दोनों राजकुमार दरबार में राजा भैरव के सामने खड़े थे। राजा ने गहरी सांस ली और सिंहासन पर बैठते हुए बोले, हाँ, अब समय आ गया है कि मैं राज्य के उत्तराधिकारी की घोषणा कर दूं। अब बहुत हो गया, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में लगाऊंगा। संगम सिंह और प्रीतम सिंह के चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा उभर आई कि उनके पिता किसे उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। तभी राजा भैरव ने गहरी नजरों से प्रीतम सिंह की ओर देखते हुए क्रोध से बोला, मैं सदैव सोचता था कि तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा, लेकिन तुम उम्र में राजकुमार संगम सिंह से बड़े हो। लेकिन मुझे ये सूचना मिली है कि तुम भगवान की पूजा छोड़कर शैतान की पूजा करने लगे हो। दरबार में हलचल मच गई। प्रीतम सिंह चौंक पड़ा। उनकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। पिताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? कृपया हमें बताइए, आपको ये झूठी सूचना किसने दी है? हैं? किसने दी है ये जरूरी नहीं है, जिसने भी दी है, मुद्दे की बात ये है कि वो झूठ नहीं बोलता, यानी ये सूचना सच है। राजा की घोषणा सुनकर प्रीतम सिंह के चेहरे पर गहरा क्रोध आ गया। वो जलती हुई नजरों से संगम सिंह की ओर देखते हुए बोला,
ओह, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। तुमने ही मेरे खिलाफ पिताजी के कान भरे हैं। लेकिन याद रखना संगम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कहकर प्रीतम सिंह क्रोधित अवस्था में वहां से निकल गया। अगले दिन राजा भैरव अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर घने जंगलों में चले गए और संगम सिंह राजगद्दी पर बैठ गया। इधर रानी चंद्रावती अपने कक्ष में चिंतित मुद्रा में खड़ी थी। वो अपने पति राजा संगम सिंह की ओर देखकर बोली, महाराज, आपके भाई प्रीतम सिंह ने आपको खुली धमकी दी है। आपको सतर्क रहना होगा। कहीं सत्ता के लालच में वो आपको कोई क्षति न पहुंचा दे। अब मैं इस राज्य का राजा हूं, मुझे किसी से भय नहीं। तभी उनका 10 वर्षीय पुत्र राजकुमार आदित्य कक्ष में आ पहुंचा। संगम सिंह उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से बोला, और ये रहा हमारा पुत्र आदित्य। अब ये इस राज्य का राजकुमार है। अगले दिन राजा संगम सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी मंत्री सूरज सिंह घबराए हुए महल में दाखिल हो गया। महाराज, 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 गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ मंत्री? साफ साफ बताओ। महाराज, राजकुमार आदित्य महल से लापता है। सैनिकों ने देखा कि आपके बड़े भाई प्रीतम सिंह उन्हें बहला फुसलाकर महल से बाहर ले जा रहे थे। सुना है कि वो खंडहर की ओर गए हैं। राजा संगम सिंह की आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठी। महाराज, खंडहर के अंदर शैतानी पूजा होती है। कई मनुष्यों की रहस्यमयी हत्याएं वहीं हुई हैं। आपके पिताजी को भी संदेह था कि इन घटनाओं के पीछे प्रीतम सिंह का हाथ हो सकता है, और अब जब वो राजकुमार आदित्य को वहां ले गया है तो यह संदेह सच साबित होता दिख रहा है महाराज। हाँ। राजा संगम सिंह क्रोध से सेनापति की ओर देखकर बोला, सेनापति, अपनी सेना लेकर तुरंत खंडहर की ओर रवाना हो जाओ। अगर मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं प्रीतम सिंह को जीवित नहीं छोड़ूंगा। खंडहर के अंदर एक अंधकारमय वातावरण था। काले धुएं के बीच राजकुमार आदित्य बेहोश पड़ा था। उसके पास प्रीतम सिंह अपने 2 साथियों के साथ खड़ा था। प्रीतम सिंह मंत्र पढ़ रहा था। अचानक दरवाजे से राजा संगम सिंह अपने सैनिकों के साथ भीतर घुस गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। प्रीतम, तुम चुपचाप मेरे पुत्र को मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे। प्रीतम सिंह ने मंत्र पढ़ना रोक दिया। तुम जानते हो कि मैं इसे यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? सेनापति, प्रीतम सिंह के दोनों साथियों को तुरंत समाप्त कर दो और प्रीतम सिंह को पकड़कर महल ले चलो। हम वहीं इनका न्याय करेंगे। चलो। सेनापति सुरेंद्र ने तुरंत प्रीतम के दोनों साथियों को मार गिराया, लेकिन तभी प्रीतम सिंह तेजी से भाग निकला। सेनापति, 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 किसी भी हाल में उसे पकड़कर लाओ। हमें वो चाहिए, मतलब चाहिए। जाओ। सेनापति और सैनिक तुरंत प्रीतम सिंह का पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। राजा संगम सिंह ने अपने पुत्र को उठाया और मंत्री के साथ महल की ओर लौट गया। राजा संगम सिंह तेज कदमों से महल में दाखिल हो गया। रानी चंद्रावती ने भागते हुए आकर अपने पुत्र आदित्य को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो सुकून महसूस कर रही थी। मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको अपने बड़े भाई प्रीतम सिंह से होशियार रहना होगा। जिस बात से डर रही थी वही हुआ। आज हुआ कि आप समय पर खंडहर पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं आपका बड़ा भाई क्या अनहोनी कर देता।
महारानी बिल्कुल सही कह रही हैं महाराज। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने बड़े भाई को अब किसी भी हाल में जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी सेनापति सुरेंद्र तेजी से अंदर आ पहुंचा। महाराज, हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आपके बड़े भाई प्रीतम सिंह कहाँ गए। राजा संगम सिंह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। तो क्या मेरे बड़े भाई को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? सुनो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मुझे किसी भी हाल में वो यहाँ चाहिए। उसे ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। हम स्वयं उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतारेंगे। जाओ। सेनापति सिर झुकाकर वहां से चला गया। समय बीतता गया, लेकिन प्रीतम सिंह का कोई पता नहीं चला। 2 वर्ष बाद महल में उत्सव का माहौल था। रानी चंद्रावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था। राजा संगम सिंह प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोला, ओ ये तो अत्यंत सुंदर है। हम इसका नाम चंद्रलेखा रखेंगे। समय ऐसे ही बीतने लगा। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी चंद्रलेखा जवान हो गए, लेकिन प्रीतम सिंह का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। उसी राज्य में बिरजू नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा के सामने खड़ा था। वो जाने की तैयारी कर रहा था। राधा सुनो, मैं फसल बेचने दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। अपने राज्य में अच्छे दाम तो मिलते नहीं है। लौटते हुए मुझे 2 दिन लग जाएंगे। हाँ। आप क्यों मुसीबत बुला रहे हैं? दूसरे राज्य जाने के लिए खंडहर के पास से होकर गुजरना पड़ता है। सुना है वहाँ एक राक्षस का साया है। पहले तो वहाँ लोगों की रहस्यमय परिस्थिति में लाशें मिलती थी, लेकिन अब तो लोग राक्षस को देखने का दावा कर रहे हैं। वो मनुष्यों का खून पी जाता है और उन्हें खा जाता है। अरे अरे अरे, तो क्या करूं बताओ। हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाऊं, घर में अंदर घुसकर कुंडी मार लूं अंदर से, बताओ। वैसे भी जब से भैरव सिंह यहाँ से गए हैं, राजा संगम सिंह को अपनी प्रजा की कोई परवाह ही नहीं है। उसे तो बस अपने बच्चों को देखकर ही प्रसन्नता होती है। हमारे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, बताओ भला। उसे तो ये भी नहीं पता कि राज्य में फसल अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, कुछ नहीं पता। इसमें महाराज संगम सिंह का कोई दोष नहीं है। राज्य के सभी लोग जानते हैं कि उनका बड़ा भाई प्रीतम सिंह राक्षस पूजक था। मुझे तो लगता है कि वही राक्षस बन गया है, वरना बताइए, महाराज ने उसे इतना ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बिरजू कुछ देर तक सोचता रहा और बैलगाड़ी पर चढ़ गया। बैलगाड़ी आगे बढ़ गई। शाम ढल रही थी। चारों ओर अंधेरा घिरने लगा था। बिरजू की बैलगाड़ी धीरे धीरे खंडहर के पास पहुंची ही थी कि तभी उसके कानों में एक भयानक आवाज टकराई। अरे ये कैसी आवाज थी? मुझे लगता है कि मुझे अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए थी। मैंने क्रोध और भावनाओं में बहकर शायद यहाँ आकर गलती कर दी। हे भगवान, राम 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 राम। हे भगवान। हाँ। तभी खंडहर से काले धुएं का गुब्बार उठा और देखते ही देखते बिरजू के चारों ओर फैल गया। वो कांप उठा और बैलगाड़ी से उतरकर पीछे हटने लगा। धुएं ने एक भयानक राक्षस का आकार ले लिया। राक्षस की आंखें जल रही थीं, दांत नुकीले थे और उसके लंबे पंजे खून से सने थे। क्या हुआ, डर गए? बिरजू की आंखें फैल गईं। उसे राक्षस की आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने ध्यान से देखा और फिर कांपते हुए बोल उठा, ये संभव नहीं है। ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है।
लगता है तूने मुझे पहचान लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। जो मुझे पहचान लेता है उसे फिर कोई नहीं पहचानता, क्योंकि वो जीवित ही नहीं रहता। तभी एक जोरदार चीख गूंजी। अगली सुबह बिरजू का क्षत विक्षत शव खंडहर के पास मिला। पूरे राज्य में दहशत फैल गई। राधा फूट फूट कर रो रही थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आ पहुंचा और चिंतित स्वर में बोला, हाँ बेटी राधा, देखो तुम्हें इस मामले को लेकर महल जाना चाहिए। राजा संगम सिंह को यह जानना होगा कि राज्य में क्या हो रहा है। ये राक्षस अब और निर्दोष लोगों की जान ना ले, इसके लिए राजा को कुछ करना होगा। हाँ। राधा ने आंसू पोंछ लिए और बुजुर्ग की बात पर गहरी सोच में पड़ गई। कुछ क्षणों बाद वो दृढ़ स्वर में बोली, आप सही कह रहे हैं। अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं कल ही राजा संगम सिंह के पास जाऊंगी। राजा संगम सिंह राजगद्दी पर बैठे थे। दरबार में कई दरबारी मौजूद थे। तभी राधा रोती हुई अंदर आ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, महाराज, मेरा नाम राधा है। कल मेरे पति बिरजू अपनी फसल बेचने के लिए दूसरे राज्य जा रहे थे। मैंने उन्हें रोका था, क्योंकि रास्ते में वो खंडहर पड़ता है जहाँ एक राक्षस का आतंक है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अचानक राजकुमार आदित्य, जो दरबार में मौजूद था, चौंक कर बोला, फिर क्या हुआ? उस राक्षस ने मेरे पति बिरजू का खून पीकर उन्हें मार डाला। राजा संगम सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। वो अपने सिंहासन से उठकर बोला, हाँ, ये सब मेरे बड़े भाई प्रीतम सिंह का ही किया हुआ है। वो अब राक्षस बन चुका है, लेकिन अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार आदित्य तुरंत अपने पिता की ओर देखकर संयमित स्वर में बोला, नहीं पिताजी, नहीं नहीं नहीं। आपके बड़े भाई राजा प्रीतम सिंह का 20 वर्षों से कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि आप उन्हें गलत समझ रहे हो। ये कोई और राक्षस भी तो हो सकता है। अरे तो हम क्या कर सकते हैं? क्या करें हम हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। हमें इसका हल निकालना होगा। वो राधा की ओर देखकर शांत स्वर में बोला, तुम जा सकती हो, हम स्वयं इस मामले की जांच करेंगे। जाओ चंद्रलेखा। राधा हाथ जोड़कर वहां से चली गई। राजकुमार आदित्य गंभीर मुद्रा में दरबार से बाहर निकल गया और अपने कक्ष की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में उसकी नजर अपनी बहन चंद्रलेखा पर पड़ी, जो उदास बैठी थी। आदित्य ने उसके पास जाकर चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? चंद्रलेखा चिंतित स्वर में बोली, भैया, कुछ दिनों से मुझे एक अजीब सपना आ रहा है। मैं देखती हूँ कि महल के किसी तहखाने में एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे मदद मांग रहा है। राजकुमार आदित्य उसे आश्चर्य से देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, अरे तो इतने दिनों से सपना अगर तुम्हें आ रहा है तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? कम से कम मुझे तो बताती। हाँ। चंद्रलेखा गहरी सांस लेकर बोली, मैंने पिताजी को बताया था, लेकिन उन्होंने कहकर डाल दिया कि सपने तो बस सपने होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अभी कुछ देर पहले मुझे फिर वही सपना आया। राजकुमार आदित्य गहरी सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा के भाव स्पष्ट दिखने लगे। राजकुमार आदित्य महल के बाहर गहरी चिंता में टहलते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। चलते चलते उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी। साधु उसे देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रहा था।
आदित्य उसके पास जाकर बोला, साधु महाराज, आप मुझे देखकर इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कभी कभी जो दिखता है वो सत्य नहीं होता राजकुमार। अब आप कहना क्या चाहते हैं साधु बाबा? मैं कुछ समझा नहीं। तुम अपने पिता की तरह नहीं हो, इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूं, वरना मैं तुम्हारे पिता से बात करना भी पसंद नहीं करता। आदित्य को ये सुनकर क्रोध आ गया। वो कठोर स्वर में बोला, आप सीधे सीधे कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। बातों को गोल गोल मत घुमाइए। साधु अभिमंत्रित मिट्टी आदित्य को देकर उसका हाथ पकड़कर रहस्यमय अंदाज में बोला, आज रात सोना मत। अपने पिता के कक्ष के सामने नजर रखना। जो सत्य तुम्हारे सामने आएगा वो शायद तुम्हारे विश्वास के काबिल ना हो। जाओ। ये कहकर साधु वहां से चला गया। आदित्य मन में कई सवाल लिए महल वापस लौट आया। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर बैठा सोचने लगा, आखिर ये साधु के कहने का मतलब क्या था? क्या मुझे पिताजी से इस बारे में बात करनी चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद आदित्य अपने पिता के कक्ष की ओर बढ़ गया, लेकिन तभी उसने देखा कि राजा संगम सिंह चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकलकर महल के उस हिस्से की ओर जा रहे थे जहां जाने की मनाही थी। आदित्य चुपके से उनका पीछा करने लगा। महल के अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए संगम सिंह आगे बढ़ रहा था। उन्हें ये एहसास भी नहीं था कि उनका पुत्र उनका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद संगम सिंह एक गुप्त तहखाने के पास पहुंच गया। आदित्य छिपकर ये सब देख रहा था। जैसे ही संगम सिंह अंदर चला गया, आदित्य दरवाजे के पास खड़े होकर भीतर झांकने लगा। सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। सामने एक बेहोश व्यक्ति जमीन पर पड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि राजा संगम सिंह का बड़ा भाई प्रीतम सिंह था। राजा संगम सिंह उसके पास जाकर खड़ा हो गया और गहरी आवाज में बोला, होश में आओ प्रीतम, होश में आओ प्रीतम, मैं आ चुका हूं। प्रीतम। प्रीतम सिंह धीरे धीरे होश में आ गया और गुस्से से अपने छोटे भाई को देखने लगा। तुमने बहुत गलत किया है संगम, अभी भी समय है, सुधर जाओ। राजा संगम सिंह जोर से अट्ठास करते हुए बोला, अरे तुम क्या जानो असीमित शक्ति क्या होती है भाई। ये समय सुधरने का नहीं और आगे बढ़ने का है। सभी को यही लगता है कि खंडहर के अंदर का राक्षस मैं हूँ, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि असली राक्षस मैं नहीं, तुम हो। तुमने शैतानी शक्तियों की पूजा करके स्वयं को राक्षस में परिवर्तित कर लिया और मेरे खिलाफ मेरी ही प्रजा को भड़काया। हाँ? ये सुनकर संगम सिंह की आंखों में नफरत चमक उठी। जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मुझे क्या बता रहे हो? अच्छा, तुम ये बात जानते हो क्या कि मैंने अब तक तुम्हें जीवित क्यों रखा? क्योंकि मैंने एक शैतान के साथ सौदा किया है। मुझे अमरता चाहिए और इसके लिए मुझे अपने भाई, अपनी पुत्री और अपने पुत्र की बलि देनी होगी, समझे? ये सुनकर प्रीतम सिंह स्तब्ध रह गया। उनकी आंखों में अविश्वास झलक उठा। अरे धिक्कार है तुम पर संगम सिंह, धिक्कार है। काश पिताजी ने तुम्हारी बात पर विश्वास ना किया होता। तुमने अपने पुत्र आदित्य तक को भी नहीं बख्शा है। बचपन से ही उसके शरीर में काले मंत्रों का जाप करवा रहे हो। अरे पिता हो कि कसाई हो, राक्षस हो, क्या कहना ही क्या, तुम तो राक्षस ही हो, राक्षस। आदित्य और तुम्हारी पत्नी इस बारे में जानते तक नहीं। बरसों पहले मैं उसे खंडहर में केवल इस वजह से ले गया था क्योंकि मैं तुम्हारा काला साया भी अपने भतीजे पर नहीं पड़ने देना चाहता था, लेकिन तुम। संगम सिंह फिर से जोर से हंसते हुए बोला, जो भी हो, लेकिन आज मेरा पुत्र मुझसे नहीं
तुमसे नफरत करता है। तभी वहां राजकुमार आदित्य अंदर आ गया। उसे देख संगम सिंह चौंक पड़ा। आदित्य अपने पिता को क्रोधित स्वर में बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतने गिरे हुए होंगे। साधु महाराज सही कह रहे थे, जब मैं सच्चाई अपनी आंखों से देखूंगा। राजा संगम सिंह को अब कोई भय नहीं था। वो ठंडी हंसी के साथ बोला, अब अरे बेटा, अब जब तुम सच जान ही चुके हो तो मैं आज ही रात तुम्हारी और प्रीतम सिंह की बलि चढ़ा देता हूं। तुम दोनों को मारने के बाद मैं चंद्रलेखा को भी मार दूंगा और फिर हो जाऊंगा अमर। इतना कहकर वो आदित्य की ओर बढ़ा ही था, लेकिन तभी रंग बिरंगे प्रकाश के बीच वो साधु प्रकट हो गया जिससे आदित्य जंगल में मिला था। साधु आदित्य से बोला, जो अभिमंत्रित मिट्टी मैंने तुम्हें दी थी उसे तुरंत संगम सिंह पर फेंको, तुरंत। केवल तुम्हारे हाथों से ही इसका अंत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में इसका ही रक्त बह रहा है। जल्दी करो, फेंको। आदित्य ने बिना देरी किए अभिमंत्रित मिट्टी संगम सिंह पर फेंक दी। अगले ही पल संगम सिंह के शरीर में जलन होने लगी और वो दर्द से चिल्लाने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर विकृत होने लगा और वो एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया। वही राक्षस जिसे बिरजू ने खंडहर में देखा था। आदित्य अवाक खड़ा देखता रहा। अगले ही पल राक्षस रूपी संगम सिंह की देह जलकर राख में बदल गई और वहां सन्नाटा छा गया। आदित्य ने आगे बढ़कर अपने चाचा प्रीतम सिंह के सामने हाथ जोड़ दिए और भावुक होकर बोला, आप वर्षों तक यातनाएं सहते रहे, फिर भी आपने उन्हें समझाना जारी रखा। तभी वहां चंद्रलेखा और संगम सिंह की पत्नी आ गईं, जो काफी देर से ये दृश्य देख रही थीं, और बोली, हमारे पिताजी इतने बुरे थे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी उसकी नजर प्रीतम सिंह पर पड़ी। वो उनसे आश्चर्य से बोली, ये वही बुजुर्ग हैं जिन्हें मैं सपनों में देखती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हमारे चाचा हैं। साधु मुस्कुराते हुए रहस्यमय स्वर में बोला, भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं। यदि ये तुम्हें सपने न आते तो आदित्य मुझ तक न आता और तुम्हारे पिता का ये रहस्य कभी उजागर न होता। अगले दिन जब पूरे राज्य को राजा संगम सिंह की सच्चाई पता चली तो हर कोई उन्हें धिक्कारने लगा। प्रीतम सिंह ने राजकुमार आदित्य को अगला राजा घोषित कर दिया।